ठीक है, स्टार्ट करते यस हैं। सर, ठीक है, बच्चे आ गए हैं सर, स्टार्ट कर दीजिए। चलो देखो, पिछले क्लास हम लोग जो पढ़े थे वो पढ़े थे राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम में हम तुमको यूनिट्स वगैरह सब बता दिए थे। आज हम उसका थोड़ा पॉइंट भी लिखाएंगे, और साथ साथ में तुमको बताया थे कि जो हर एक सब यूनिट्स है वो अलग अलग आरएनए और आरएनए मिलके बना हुआ है। देखो होता क्या है कि ऐसा बोला गया, मतलब होता है कि जैसे मान लो राइबोसोम है, चाहे कोई भी हो, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक हो, वो दो कंपोनेंट से मिलके बनता है, एक प्रोटीन से और दूसरा आरएनए से। ठीक है, जैसे मान लो हम ये एटीएस का लिए, किसका लिए, एग्जाम्पल बता रहे, एटीएस का लिए, तो ये कितना का आता है, सॉरी मतलब ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये क्या होता है 40s, एंड इसमें होता है 60s। तो ये जो सब यूनिट्स है वो प्रोटीन और आरएनए दोनों मिलके ये बना होता है। ठीक है ना, तो हम लोग आज यही मतलब फिगर से यही समझेंगे कि 40s आरएन सॉरी 40s सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में प्रोटीन कितना और आरएनए कितना, क्योंकि हम अभी क्या बताएं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन एंड आरएनए से मिलके बना होता है, तो जो भी वह सब यूनिट्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो 40s है, तो ये एक सब यूनिट्स है, एक सब यूनिट्स है, तो इसमें कौन कौन सा आरआरएनए है, इसमें कौन कौन सा आरआरएनए, वो हम फिगर से समझते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन है तो दोनों को एक साथ हम बना देते हैं ताकि तुमको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, देखो सबसे फर्स्ट में फिगर है, इसको हम बनाते हैं। देखो ये हमारा हो गया दो सब यूनिट। ठीक है, तो इस सब यूनिट में हम तुमको क्या बताए थे कि कोई भी राइबोसोम का जो सब यूनिट होता है या फिर राइबोसोम है वो प्रोटीन से बना है। इसमें देखो 40s सब यूनिट्स में 33 प्रोटीन होता है और 80s आर आई मीन आरएनए होता है, मतलब एक सिंगल है। फिर तुम अगर 60 वाले पार्ट में देखोगे तो देखो 40 प्रोटीन यहाँ 33 था, यहाँ 40 है। ठीक है, अब इसमें तीन टाइप का आरएनए है, 5s, 5.8s एंड 28s आरएनए। ये हमारा किसका हो गया, यूकैरियोट्स का। किसका, यूकैरियोटिक राइबोसोम हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उसी तरह का प्रोकैरियोटिक का भी है, उसका भी हम बनाते हैं।
देखो ये जो 30s का सब यूनिट है उसमें 16s आरएनए है, एस वही सेटबर्ग यूनिट को बोल रहा है, और 21 प्रोटीन, और इसमें आई मीन हेलो, हाँ 50s में देखो यहाँ क्या है, 50s में 34 प्रोटीन है और 23s आरएनए, 5s आरएनए। तो ये जो है ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का क्या है, सब यूनिट्स है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का ये पूरा कंसिस्टिंग है, और ये है यूकैरियोटिक का। इसको स्क्रीनशॉट लो, इसको ले लिए। हाँ सर। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा है, इसको 4-5 लाइन है, इसको लिख लेते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, मिटा रहा है। देखो ये सब यूनिट्स वगैरह ज्यादा उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट हाँ हम तुमको इसलिए लिखा दिए कि कभी कभार क्या होता है ना कि सब यूनिट का आरएनए जरूर पूछता है, और मैक्सिमम जो है 60 जो यूनिट हम सब यूनिट का लिखवाए हैं उसको ध्यान रखना, क्योंकि उसमें 3 है और उसमें एक पॉइंट वाला भी है, 5.8 है, जो उसको थोड़ा याद रखना, क्योंकि कभी कभी वो क्वेश्चन जो है पूछ देता कि मतलब कि 60s सब यूनिट में कितने टाइप का मतलब सही है, इस तरह से उसका वो जो यूनिट है उसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए हम इसको लिखवा दिए। अब थोड़ा राइबोसोम के बारे में हम लिखवा देते हैं, ज्यादा इसका है नहीं, 4-5 लाइन है, खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग प्लास्टिड्स रखें। तो राइबोसोम, ठीक है, तो सबसे पहले राइबोसोम जो होता है वो कौन दिया था टर्म, तो राइबोन सॉरी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल it is non-membrane bounded and granular in structure, present in cell। ठीक है, फर्स्ट में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, इसका 70s एंड सब यूनिट्स में स्मॉल सब यूनिट कितना हो जाएगा, ये होगा 30s एंड लार्ज सब यूनिट वो होगा 50s। ठीक है, दूसरा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 80s होता है, और स्मॉल सब यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग 40s एंड लार्ज सब यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, 60s। ठीक है,
अब इसमें देखेंगे राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो इसमें होगा प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सब यूनिट्स का जो लिखना है वो हम लिखा देते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक। ठीक है, तो सबसे पहला जो था हम बताए थे फर्स्ट पॉइंट प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का जो स्मॉल सबयूनिट 30s इसमें क्या होगा और 50s इसमें क्या होगा। तो 30s में प्रोटीन यहाँ लिखते हैं एंड आरएनए लिखते हैं। ठीक है, तो 30s में प्रोटीन कितना हो जाएगा 21 और इसमें 34 और आरएनए जो है वो इसमें 16s एंड यहाँ पे 5s एंड 23s 5s एंड 23s ये हो गया प्रोकैरियोटिक का। ठीक है, अब हम लोग इसी जगह दूसरा लिखते हैं यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है, तो इसमें भी प्रोटीन आएगा और इसमें भी हमारा आरएनए आएगा और हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसका प्रोटीन आएगा, एक है तुम्हारा 40 का और एक है 60s का यूनिट। ठीक है, तो प्रोटीन कितना और आरएनए कितना। तो एक में प्रोटीन है 33 जो कि इसमें है 33 प्रोटीन है और इसमें 40 प्रोटीन है। कितना 40। दोनों में जो आरएनए वो अलग है, इसमें 18s एक ही है, इसमें है 5s 28s 5.8s ये है हमारा। ये ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको डिवाइड कर दिए ताकि दिक्कत ना हो। ये चलो इसको अब नोट कर लो बस। हो गया, जल्दी 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 करो। सर प्रोटीन कितना लिखे हैं सर प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में? 21 है, 30s के लिए 21 है और 40s 50s के लिए 34 है। इसमें और कुछ कुछ पॉइंट है जो कि लिखना है अभी। हो गया सर। हो गया ना, चलो इसको ध्यान से, इसको जो भी हम बता रहे हैं मतलब ये वाला ध्यान से देना, क्योंकि आरएनए का कभी कभी पूछा गया ऑप्शन में तुमको मिलेगा, तो इसको जैसे ये वाला बहुत पूछा गया है क्योंकि 60s में इस तरह का पूछा था कि कंफ्यूजन है क्योंकि इसमें 3 आरएनए है, बाकी में तो इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है। तो ये दोनों ही ध्यान रखना कौन किसका है एग्जैक्टली। ठीक है, ऐसे तो पूरा ही ध्यान रखना, बट इस ये वाला क्वेश्चन कहीं कहीं
पूछता है कभी कभी, ठीक है। चलो इसको हम मिटाते हैं। आगे में 2-3 लाइन और है। चलो एक चीज बताओ कि अगर राइबोसोम का जो 2 सब यूनिट्स है दोनों को अगर जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। अगर राइबोसोम का दोनों सब यूनिट को एक साथ अटैच्ड करना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। सर प्रोटीन से जोड़ेंगे सर। नहीं, बताओ किससे जोड़ेंगे, जोड़ना ही है। मैग्नीशियम से सर। हाँ, इसको ध्यान रखना, वही हम लिखने जा रहे हैं। द स्मॉलर सब यूनिट फिट ओवर सब यूनिट फिट ओवर द लार्ज at at one end like a cap Mg2 plus is required. Mg2 plus is required, ठीक है। ये है for binding to सब यूनिट्स, ठीक है। अगर एक mRNA के साथ बहुत सारा राइबोसोम कनेक्ट हो तो क्या बोलेंगे बताओ। पॉलीराइबोसोम। हाँ, इसको ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में राइबोसोम में अगर सिंगली तो उसको बोलेंगे मोनोसोम। क्या बोलेंगे, मोनोसोम्स, ठीक है। और अगर वो हेलिकल कॉइल्ड रहेगा, हेलिकल ग्रुप में रहेगा तो उसको बोलेंगे पॉलीसोम या फिर बोलेंगे पॉलीराइबोसोम, ठीक है। The different ribosome of a polyribosome are connected with a thick strand of mRNA. The maintenance of polyribosome require एनर्जी, ये चीज है। अब एक फंक्शन बस एक इसका है, इट इज हेल्प इन प्रोटीन synthesis, so it is also called protein factories of the cell, ठीक है। चलो ये हो गया। कुछ और है जो थोड़ा सा नॉलेज के लिए जान लो कि बहुत सारा ऐसा सेल है, ठीक है, जिसमें राइबोसोम एब्सेंट होता है। बता सकते हो कोई, जो कि मैमेलियन सेल बोला है, मतलब मैमल्स के सेल में वैसा प्रेजेंट होता है। सर मतलब मैमल्स के सेल में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। कुछ ऐसा मैमल, कोई एक ऐसा मैमल सेल का नाम बताओ या कुछ ऐसा मैमल सेल का नाम बताओ
जिसमें मैमल्स है उसमें सेल भी नर्व है सेल, है नर्व सेल। सेल, बट राइबोसोम के अलावा नर्व सेल में होता है, बट उसका नाम वहां पे चेंज किया गया है। जिसका नाम रखता है वो वहां पे नीजल गैन्यूल्स रखा है, बट वो प्रोटीन सिंथेसिस में ही काम कर रहा है, तो वो बोल सकते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते वो एब्सेंट है, बट फुल्ली वो एब्सेंट है। सर सेंट्रियोल में? ना, सेंट्रियोल सेल है कि सेल ऑर्गेनल्स है, बताओ तुमको। ओ सॉरी सर। वो मैमेलियन कैरेक्टर भी बोला जाता है एक तरह से, कि वो मैमेलियन कैरेक्टर में भी आता है। तुम लोग को ये बहुत बार हम बताए हैं। बताओ। नहीं है आइडिया? क्या नहीं आइडिया? अरे ममेलियन आरबीसी, आरबीसी सेल में राइबोसोम होगा क्या, बताओ तो। नहीं सर। अब राइबोसोम, सॉरी, मेमेलियन आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल जो होता है उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, राइबोसोम नहीं है, बस वो एक तरह का सेल है, डिप्रेस्ड रहता है, बीच में बस हीमोग्लोबिन का बना है। क्योंकि अगर ये सब रहेगा ना, जो उसका काम है प्राइमरी, वो कभी नहीं हो पाएगा। इसको ध्यान रखना है कि मेमेलियन आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग उसमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट है, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ उसमें एब्सेंट होता है। तो वो एक मेमेलियन कैरेक्टर है। ऐसे तो मेमेलियन कैरेक्टर बोला जाता है कि आरबीसी इज अ नॉन न्यूक्लिएटेड सेल, वो सही है, वो भी सही है, बार बार हमको ये वर्ड आता है, बट आरबी राइबोसोम के केस में भी उसमें राइबोसोम नहीं होता है। अब देखो कुछ कुछ और चीजें इसके बारे में जान लो। जैसे राइबोसोम जो होता है वो उसके लोकेशन, उसके फंक्शन के हिसाब से वो दो जगह प्लेस्ड होता है। एक है साइटोप्लाज्मिक और एक होता है ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्मिक मतलब समझ में आ रहा है कि साइटोप्लाज्म में ऐसा होता है, बट ऑर्गेनेल्स कहने का यहाँ पे क्या मतलब है, कोई बताओ तो। ऑर्गेनेल्स कहने का यहाँ पे क्या मतलब है? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, ठीक है। और बताओ। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, हम पिछले क्लास डिस्कस किए। हाँ सर। और बताओ, और बताओ। प्लास्टिड्स में होता है, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट में। ये सब चीज है, मतलब अगर इसका एक्सेप्शन देखा जाए तो बस आरबीसी सेल में नहीं होता है, बाकी बात हर एक सेल में होगा। उसके अलावा कुछ ऑर्गेनल्स में भी होगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह हम लोग उसका एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज याद रखना। बाकी बात यही है, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है कि प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अमाइनो एसिड के साथ कनेक्ट होके ये प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करता है सेल में, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। और हम लोग जब प्रोटीन का सिंथेसिस पढ़ेंगे, मतलब जेनेटिक्स में जाएंगे, तो वहां पे एग्जैक्टली समझ में ये कैसे काम करता है। ठीक है। अब जैसे मान लो हम लोग आरएनए का बात बोल रहे हैं, तो आरएनए बस एमआरएनए ना राइबोसोम के साथ कनेक्ट है, जो कि वो काम करता है प्रोटीन के सिंथेसिस में। लेकिन इसके अलावा आरएनए में टीआरएनए भी है, आरआरएनए भी है। ये सामने जैसे आरआरएनए की बात की, तो आरआरएनए भी राइबोसोम में प्रेजेंट है, जो सब यूनिट्स में देखने को मिला। एमआरएनए भी देखा। टीआरएनए भी इसी से कनेक्ट होता है, क्योंकि टीआरएनए कनेक्ट नहीं होगा ना, तो जो प्रोटीन बनाने वाला कोडोन है वो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। इसलिए टीआरएनए को एडाप्टर मॉलिक्यूल बोला जाता है। मतलब अगर वो नहीं हुआ तो प्रोटीन कोड नहीं कर पाएगा। और जब तक प्रोटीन कोड नहीं करेगा, क्योंकि कोडिंग होता है, कोडिंग से अमीनो एसिड बनता है, और वो कोड बार बार बनता है तो अमीनो एसिड एक साथ कनेक्ट होता है, और कनेक्ट होगा तो प्रोटीन बनेगा, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। बस इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो क्लियर है, टीआरएनए किसको, एमआरएनए किसको और आरआरएनए किसको यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। तो राइबोसोम का मेन जो काम है क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री क्यों है ये सामने हम बताएं, ठीक है। बाकी बात जो हम तुम लोग को पॉइंट लिखाए हैं, तो राइबोसोम से रिलेटेड इससे ज्यादा क्वेश्चन ना नीट में पूछेगा ना एम्स में पूछेगा, ठीक है। इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। हाँ, कुछ साइंटिस्ट का नाम है वो भी, पायलट वगैरह, कभी कभार वो एम्स लेवल तक में ऐसा पूछा जाता था। बट अब तो अच्छा है तुम लोगों का कि जो ये है
एम्स भी है वो नीट में ऐड कर दिया गया, इसलिए एम्स का अलग एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये रहा, तो इसको लिख लिया हो, इसको मिटाएं, हम लोग फिर आगे प्लास्टिड्स में जाएंगे। ठीक है, बोलो मिटाए ना। यस सर। हाँ चलो देखो, हाँ अब हम लोग का है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के बारे में थोड़ा जान लो कि प्लास्टिड्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ना वो बैक्टीरियल में होता है, ना वो एनिमल में होता है। अब तुम्हारे मन में एक सवाल होगा कि अगर सर वो बैक्टीरिया में नहीं होगा तो कुछ बैक्टीरिया तो क्लोरोफिल कंटेन करता है। एक्चुअली में क्लोरोफिल के लिए वहां पे प्लास्टिड्स ना होके क्रोमेटोफोर होता है जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है। अगर प्लास्टिड्स की बात करते हैं तो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनेल्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होगा और ना किसी, जैसे यूग्लिना, जैसे प्रोटिस्टा पढ़े तो कुछ हम लोग फोटोसिंथेटिक भी पढ़े, जैसे डायनोफ्लाजेलेट्स वगैरह में था वो, क्योंकि ओशियन में है, तो वहां पे क्रोमेटोफोर है जो कि प्लास्टिड से अलग है। क्रोमेटोफोर भी पिगमेंट प्रोवाइड करता है, ये भी पिगमेंट प्रोवाइड करता है। तो हम लोग प्लास्टिड्स में आते हैं। तो सबसे फर्स्ट में प्लास्टिड्स जो होता है, हम क्या बताएं कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। किसमें? प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब हम इसका डिस्कशन आते हैं। प्लास्टिड्स जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है, सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स जो होता है वो तो हम समझ रहे हैं कि वो प्लांट सेल में है, बट ये प्लांट सेल में करता क्या है? तो प्रोवाइड पिगमेंट, तो प्रोवाइड पिगमेंट। अब देखो यहाँ पे पिगमेंट वर्ड लिखे हैं, चलो और इजी वर्ड कर देते हैं, कलर, मतलब वो कलर करेगा तो वो पिगमेंट है। सिंपल है कि अगर प्लांट इतना ज्यादा कलर का डाइवर्सिटी दिखाता है, सब ग्रीन नहीं होता है, ठीक है, कुछ कुछ अलग भी होता है, वहां पे भी प्लास्टिड्स ही लेते हैं। उसके अलावा हम बोल सकते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट भी होता है, प्लास्टिड्स के अलावा जो प्रोवाइड करने वाला पिगमेंट है वो भी प्रेजेंट है। मतलब अल्टीमेटली प्लास्टिड्स का काम क्या है? पिगमेंटेशन देना, मतलब कि कलर प्रोवाइड करना। ठीक है, अब इसके फंक्शन एंड इसका लोकेशन के हिसाब से इसको 3 टाइप में बांटा गया है। ठीक है, 3 टाइप में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, सॉरी ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। दूसरे को बोलते हैं क्या? क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और तीसरे को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब यहाँ देखो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगा पूछना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और ल्यूकोप्लास्ट से ही क्वेश्चन पूछेगा, जो कि हम लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। बार बार हम लोग क्लोरोप्लास्ट करते रहते हैं, पता ल्यूकोप्लास्ट से क्वेश्चन पूछ गया, क्योंकि कुछ कुछ डाटा एनसीईआरटी में इसका है और इसका जो काम है उसी की वजह से इसका टाइप भी बताया गया। चलो आगे जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट, तो ये कैसा पिगमेंट प्रोवाइड करेगा, कोई बता दो? व्हाइट। कुछ भी नहीं सर, कलरलेस। मतलब ये बोल सकते हैं कलरलेस। क्या है? कलरलेस। अब देखो ये कलरलेस क्यों बोले, देखो ल्यूको का मतलब ही होता है कलरलेस। क्या बोलते हैं? कलरलेस, या फिर हम इसको बोलते हैं व्हाइट। मतलब सबसे पहला पार्ट कि ये कलरलेस होगा, आई मीन ये कलरलेस प्लास्टिड्स होगा। अच्छा ये कलरलेस है तो इसका क्या काम हो सकता है? तो इसका काम होता है स्टोरेज ऑफ क्या? स्टोरेज ऑफ, बताओ, स्टोरेज ऑफ क्या? फैट्स एंड ऑयल्स। फूड बोलो ना जी, फूड सर, फूड। बोलो, फूड ग्रैन्यूल्स। ठीक है, या तो ब्यूल्स फॉर्म में, तो छोटा छोटा फॉर्म में वो स्टोर करता है। अब ये क्या क्या करता है? तो हम लोग सिंपल है, फैट को भी कर सकता है, प्रोटीन को भी कर सकता है, एंड ये स्टार्च को भी करता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट को भी करता है। ठीक है, अब उसके लिए भी स्पेशल एक इसका स्ट्रक्चर है, जो ये 3, अब ऐसा नहीं सब करेगा। ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप का है, जो अलग अलग, जो भी फैट ग्लोब्यूल्स है, सॉरी ग्लोब्यूल्स है जो फूड स्टोरेज का काम करता है, वो अलग अलग करता है। देखो फैट जो करेगा वो कौन करेगा? उसको बोलते हैं इलियोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? इलियोप्लास्ट। स्टार्च जो करेगा वो बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एमाइलोप्लास्ट। एंड प्रोटीन जो करेगा बोलते हैं एल्यूरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? एल्यूरोप्लास्ट। ठीक है, एनसीईआरटी में एकदम सामने है,
तुम लोग देख सकते हो और उसको एकदम अंडरलाइन करके वीवीआई कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैच द कॉलम में हमेशा पूछता है कि ल्यूकोप्लास्ट में जो 3 टाइप है वो कौन कौन सा स्टोरेज का काम करता है, या सीधा पूछेगा प्लास्टिड्स में जो स्टोरेज पिगमेंट होता है या स्टोरेज पार्ट होता है वो कौन कौन सा, यही डायरेक्टली दे देगा तुमको। ठीक है, डायरेक्टली मेडिकल का इस तरह का मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आता है। ये रहा तुम्हारा। हाँ, और इसका कुछ कुछ नाम है, एक हम नाम थोड़ा कुछ चेंज भी हम देख रहे हैं बुक में, ठीक है ना, वो भी हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूज ना, क्योंकि कभी कभार नाम चेंज भी कर सकता है, भरोसा तो है नहीं भाई उस लोग का। ठीक है, हम बताते हैं, एक सेकेंड। हाँ देखो, इसमें स्पेलिंग थोड़ा गलती है, इलियोप्लास्ट है, इलियोप्लास्ट। ठीक है, और इसका जो है और एक नाम है वो है ओलियोप्लास्ट और ओलियोप्लास्ट। और इसका एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं लिपोडोप्लास्ट, सॉरी लिपिडोप्लास्ट, लिपिडोप्लास्ट। हम लोग तो ओलियो समझ में आ जाएगा, ऑयल है, लिपिडो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इलियोप्लास्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। ठीक है, हो सकता है याद ना हो, बट इसमें याद करना। ठीक है, इसमें ल्यूरो में हम लोग एक और लिख सकते हैं प्रोटीनोप्लास्ट। क्या लिखेंगे? प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट में बस एमाइलोप्लास्ट ही दिया हुआ है, तो ये चीज है। मतलब 3 टाइप का ये स्पेशल ल्यूकोसाइट्स है, जिसका ये सॉरी ल्यूकोप्लास्ट साइट्स बोल जा रहे हैं, ल्यूकोप्लास्ट है जो कि ये होगा। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट पे आते हैं। देखो, क्रोमोप्लास्ट, सबसे पहले क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है? तो इसका काम होता है प्रोवाइड कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर, फ्रूट्स एंड फ्लावर, जैसे रेड, जैसे येलो, जैसे ऑरेंज। देखो, जैसे तुम बताते हैं, जैसे ये चिली है ना, हम लोग मिर्ची देखते हैं, पहले हरा रहता है फिर रेड में कन्वर्ट होता है, तो ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, तो इसका काम होता है बस फ्रूट एंड फ्लावर को प्रोवाइड करना कलर, ये 2-3 रेड, येलो, ऑरेंज, ये सब इसका कलर प्रोवाइड का कारण। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारा प्लांट तुम देखते हो वो हल्का सा येलोइश है, हल्का सा ऑरेंजिश है, वो सब इसके कारण होता है। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो मेनली है वो ग्रीन पिगमेंट प्रोवाइड करता है, मतलब वो डायरेक्टली बोल सकते हैं क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है, जिसके कारण वो प्लांट जो है ग्रीन कलर हम लोग को दिखता है। और उसके कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण या क्लोरोफिल के कारण एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। प्लांट पे बिना फोटोसिंथेसिस के कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका खाना बनाने का ही प्रोसेस वही है। तो अगर खाना बनाना है तो क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, जो कि ये क्लोरोप्लास्ट जो पिगमेंट है वो ग्रीन कलर, जिसको क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं बोलते, ये तो तुम लोग जान ही रहे हो और 10th में भी पढ़े होगे। ठीक है, तो वही काम करता है। अब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहां पे 2 पेज पड़े होंगे, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो उसमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ही होता है, तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसको नोट करो, फिर हम उसका उसका अलग से फिगर भी बनाएंगे, और फिगर बना के फिर हम समझा रहे हैं। ठीक है, सर हाँ बोलो। यही सर जो लीफ जब येलो हो जाता है सर, वो भी क्रोमोप्लास्ट को प्रोवाइड करता है नहीं, कलर। अगर मान लो ग्रीन से वो येलो में हो रहा तो वो डिजीज के कारण है। ठीक है, देखो जो नेचुरल येलो, जैसे मान लो एक होता है ना प्लांट जो हम लोग घर में सजावट के लिए लगाते हैं, हल्का पीला, हल्का हरा, वो सब ये पिगमेंट प्रोवाइड कर, लेकिन जो हरा और उसको पीला कर दिया तो वो डिजीज हो गया। ठीक है, वो अलग चीज। ठीक है,
यहाँ पे देखो ग्लोब्यूल होगा, ठीक है। हो गया इसका, कर लिए नोट? हाँ सर। हो गया सबका? हो गया, चलो मिटाएं। यस सर। ठीक है, चलो। तो हम लोग क्रोमोप्लास्ट तक देख लिए, अब हम लोग आता है क्लोरोप्लास्ट। देखो क्रोमो एंड क्लोरो जो है, सॉरी ल्यूको एंड क्रोमो, ये दोनों हम तुमको समझा दिए। जो समझाया हुआ पॉइंट है उसी को मतलब नोट कर लेना। अब जो क्लोरोप्लास्ट हम बता रहे हैं इसका हम प्रॉपर पहले समझो, इसको हम समझा के बस फिगर नोट करेंगे, फिर हम उसका अच्छे से क्लोरोप्लास्ट का पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। सबसे फर्स्ट में हम बताए क्लोरोप्लास्ट, इसका ये क्या करेगा, तो इसको हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट। क्या बोलते हैं? ग्रीन पिगमेंट, क्योंकि ये ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्लोरोफिल। क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। अब ध्यान रखना कि ये जो प्रोवाइड करता है इसका काम हम पहले बताए कि प्लांट में अगर ये नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर हमको दो, दीक्षा, पुष्कर, यामिनी, तुम तीनों में को आंसर क्वेश्चन क्वेश्चन फिर से रिपीट करें। यस सर। हाँ, पूछ रहे थे कि ग्रीन पिगमेंट या फिर क्लोरोफिल अगर प्लांट में है जो कि क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है, इसका क्या मेन मैकेनिज्म है कि ये फोटोसिंथेसिस करवा देगा। मतलब सिंपल है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ऑफ सनलाइट एंड वो वाटर भी। वाटर भी मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट वैसे। हाँ देखो, एब्जॉर्प्शन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, ट्रैपिंग बोल सकते हैं। ट्रैपिंग, हाँ ट्रैपिंग मतलब वही सर, ट्रैपिंग। हाँ वही है, ठीक है, हम तुम्हारा समझ रहे हैं, बट ट्रैप एब्जॉर्ब थोड़ा अलग चीज हो जाता है, ठीक है। ट्रैप, ट्रैप मतलब कैच करना उसको, ठीक है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है एकदम अंदर लेके चले जाना, वो अलग है, बट बोल सकते हो, गलत नहीं है, बट ये समझ में आता है। ट्रैपिंग, तो ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट या सोलर एनर्जी, वो किसकी वजह से होगा? तो क्लोरोफिल की वजह से होगा, ठीक है। इसका फंक्शन हम लोग समझ ही रहे कि क्यों इंपॉर्टेंट है, आखिर फोटोसिंथेसिस में ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है इसका जो इसका होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। चलो हमको एक एग्जांपल बता दो जो कि है वो प्लांट बट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। बता दो सर एल्गी। एल्गी, एल्गी सबसे ज्यादा करता है फोटोसिंथेसिस, वो अप्रोक्स 25 to 30%, कभी कभी 70% भी कर जाता है अगर ओशियन में एल्गी रहा तो। सर फंगी। फंगी होगा सर वो 10th क्लास, सर आप 10th क्लास में ये बताए थे सर, ऐसा कुछ फंगी सर। प्लांट है बट वो नहीं कर सकता है। नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन आप पूछे थे सर, हम आंसर भूल गए। चलो यामिनी बताओ कुछ आइडिया। मतलब तुमको 10th का याद है, तुमको दीक्षा 9th में इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं, समझ में आया। चलो ठीक है, वैसे याद है तो ठीक है। देखो बात सही है, मतलब फंगी, और तुमको हम 11th में भी पढ़ा है, क्योंकि हम लोग किंगडम खत्म कर चुके हैं और
फंगी किंगडम में हम क्या लिखे थे, ये एक्लोरोफिलस प्लांट है। अगर ये एक्लोरोफिलस है मतलब एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल, और अगर एब्सेंट ऑफ क्लोरोफिल है तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या करेगा, ऑटोट्रॉप्स हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स। तो यहाँ भी रीजन दिए हैं वैसे, चलो अच्छा बात है तुमको 10th का चीज याद है। तो फंगी जो होता है, ठीक है, वो एक ऐसा प्लांट है जो कि मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दस मतलब क्लोरोफिल। तो हम लोग आगे आते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इसका काम समझ गए, ठीक है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म, अगर हम फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म समझेंगे, ये तो है साथ साथ में, और इसका मैकेनिज्म है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का पूरी प्रोसेस जो हम लोग लाइट एंड डार्क रिएक्शन का जो मैकेनिज्म देखेंगे, या फिर इसमें हम लोग जो देखेंगे, तो हम लोग ये देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर में कहाँ लाइट एंड कहाँ डार्क, मतलब कैसे डायरेक्टली डिपेंड करता है क्लोरोप्लास्ट पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है। तो इसका दूसरा पॉइंट है कि ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल्स है। चलो इसमें एक और चीज बताए थे, तो बताओ, हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, बता दो क्लोरोप्लास्ट के बारे में कुछ, क्या डिस्कस किए थे, कुछ याद है? कि क्लोरोप्लास्ट को भी हम लोग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? So because it क्योंकि contains इसमें DNA और protein, डीएनए एंड प्रोटीन नहीं, राइबोसोम, राइबोसोम। डीएनए एंड राइबोसोम वगैरह, ठीक है, वो चीज है। अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। इसको समझ लो, फिर प्लांट फिजियोलॉजी में हम इसको, इस चीज को हम डिस्कस सर नहीं उसमें तो करेंगे। पूरा रिएक्शन है ना प्लांट फिजियोलॉजी में। हाँ, प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग को पूरा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन, मतलब डार्क में कौन, लाइट में कौन, वो RUBP सब वाला। ये सब भी है, बट हम ये स्ट्रक्चर उस टाइम पे हम स्किप कर जाएंगे, इसलिए यहीं पे हम समझा देते हैं स्ट्रक्चर वगैरह, ताकि तुमको समझ में आ जाए। देखो इसको बोलते हैं ग्रेना, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, इसको बोलते हैं स्ट्रोमल लैमिला, लैमिला, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा एंड मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा आउटर मेम्ब्रेन, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसी में इसका खुद का डीएनए भी है, चलो डीएनए बना दिए, खुद का इसका राइबोसोम भी है, तो हम राइबोसोम बना दिए, ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे ध्यान देना होता क्या है, सबसे फर्स्ट में ग्रेना जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये लाइट रिएक्शन शो करता है, एंड स्ट्रोमा इज अ डार्क रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। क्योंकि छोटा सा इधर देख लो, फोटोसिंथेसिस मैकेनिज्म जो होता है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है। एक फेज को हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एंड एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन, लोग ये काम कर मतलब बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फेज देखो क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्यों बोले कि इसमें डार्क होगा? अगर हम डार्क लिखते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एब्सेंस ऑफ सनलाइट, और अगर हम लाइट लिखते हैं तो हम लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या सोलर एनर्जी, ठीक है, समझना उसमें ये चीज है। आखिर ऐसा क्यों? अब देखो यहाँ पे समझना कि ये जो ग्रेना है ये बना किससे है, ठीक है। उसके लिए हम इधर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं थाइलाक्वाइड। क्या बोलेंगे? थाइलाक्वाइड। मतलब एक सिंगल एक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं? थाइलाक्वाइड। इसी के अंदर में, इस अंदर में जो स्पेस है वहां पे होता है क्या? क्लोरोफिल। अब देखना, यहाँ पे थाइलाक्वाइड, इसके अंदर में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। ये जब बंच में आ जाएगा, हम लोग इसको पाइल्स ऑफ कॉइन का गुच्छा जो हम सीधा खड़ा करते हैं उसको पाइल्स ऑफ कॉइन बोला जाता है। तो अगर उस तरह से ये एक साथ बंच में रहेगा, मतलब थाइलाक्वाइड अगर बंच में रहेगा,
इस तरह से स्ट्रक्चर में रहेगा और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर में इसी तरह से स्ट्रक्चर में दिखता है। अगर ये रहेगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राना। मतलब ग्राना बना है बंच ऑफ थैलाकोइड से, और थैलाकोइड मेनली कंटेन क्या करता है, क्लोरोफिल। मतलब थैलाकोइड ग्राना बनाया, ग्राना में लाइट रिएक्शन, बिकॉज थैलाकोइड कंटेन क्लोरोफिल। मतलब अल्टीमेटली एक सिंगल लो या बंच लो तो यहाँ तो फोटोसिंथेसिस होना ही है, क्योंकि मतलब कहने का फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन, लाइट फेज होना ही है। क्यों होना है, क्योंकि थैलाकोइड कंटेन करता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का क्या काम है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट या सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, वो भी हम लोग वहां पे आगे पढ़ेंगे। तो ये चीज जो है, ये ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी का काम कौन कर रहा है, ग्राना। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि इसमें थैलाकोइड, और थैलाकोइड में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। इसके कारण ये ट्रैप कर पा रहा है, तो ये लाइट मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में ये काम कर लेगा। लेकिन जब मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कहीं पे दिख रहा है कि हमको कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सीधा ये ओपन है, जेल उसमें होता है, और उसका काम होता है डार्क रिएक्शन। मतलब लाइट के एब्सेंस में वो यहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट होगा, इसलिए डार्क रिएक्शन बोल रहे हैं। अब देखो, हम लोग जान रहे हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 एंड H2O चाहिए। H2O ब्रेक कौन करने वाला है, तो ग्राना। लेकिन CO2 को रिडक्शन करेगा कौन, रिड्यूस कौन करेगा, तो स्ट्रोमा रीजन में रिड्यूस होगा, तभी वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो पाएगा। H2O का बहुत ज्यादा हेल्प नहीं होता है ग्लूकोज बनने में, उसका बस काम होता है एनर्जी को ट्रांसफर करो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के फॉर्म पे। H2O का जब ब्रेकिंग होगा तो कौन ब्रेक करने वाला है, ग्राना, क्योंकि ग्राना ही लाइट को ट्रैप करता है और उसका काम है, मतलब लाइट का जो ट्रैपिंग हुआ, तो उस लाइट का ट्रैपिंग का क्या काम है, उस लाइट का काम क्या है, या रेडिएंट एनर्जी के फॉर्म में जो लिया उसका क्या काम है, वो डायरेक्टली क्या करेगा, H2O को तोड़ेगा, जो कि फोटोलाइसिस, ये वर्ड सुनेगा तुम लोग 10th में कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर किसके कारण हो रहा है, सनलाइट के कारण। सनलाइट कौन ट्रैप कर रहा है, तो ग्राना। हम बोल सकते हैं कि ग्राना में ही H2O का ब्रेकिंग हो रहा है, या ग्राना के हेल्प से हो रहा है, वहां पे हेल्प से वो टूट गया, उसका काम खत्म, वहां से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाला, अब वो फर्दर प्रोसीड किया। अब लाइट रिएक्शन में बन जाता है NADPH2 एंड ATP, अगर तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो तो। ठीक है, NADPH एंड ATP बन गया, यहाँ पे बन गया। अब ये चला आएगा स्ट्रोमा रीजन में, क्योंकि इसका प्रोडक्ट यहाँ पे यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 है। CO2 में क्या होगा, रिडक्शन प्रोसेस होगा, क्या होगा, रिडक्शन, और रिड्यूस करने के लिए ATP है, NADPH है, क्योंकि NADPH इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ATP एनर्जी देगा, एंजाइम देगा, CO2 रिड्यूस करेगा और अल्टीमेटली बना देगा ग्लूकोज। मतलब एक ग्लूकोज को बनाने के लिए H2 और CO2 दोनों का यहाँ पे मैकेनिज्म है। इसलिए बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस अगर कंप्लीट हो रहा है उसके लिए दो फेज चाहिए, और ये दोनों फेज कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। तो दोनों फेज में, लाइट फेज कहाँ, ग्राना में, और डार्क फेज कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। यही है तुम्हारा मैकेनिज्म, ऐसा ही होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट के चक्कर मैक्सिमम क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्लोरोफिल। और हाँ, ऐसा मत सोच लेना कि हाँ रात में होगा डार्क रिएक्शन है तो रात में होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, मतलब एक अगर चला गया वहां पे CO2 और H2O मिल गया, अगर एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाना है तो दोनों का मैकेनिज्म साथ होगा, दिन में भी होगा, और मेनली तो दिन में ही होता है, रात में उतना नहीं ग्लूकोज बन पाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि सनलाइट है तो अभी सिर्फ लाइट रिएक्शन हो रहा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब लाइट, मतलब दिन में लाइट रिएक्शन भी होगा, डार्क रिएक्शन होगा, सामने तुम्हारा मैकेनिज्म है, यही है तुम्हारा। तो इसको नोट करो। हम क्लोरोप्लास्ट, पहले प्लास्टिड्स का थोड़ा हम डिफिनेशन वगैरह लिखाएंगे, उसका 2-3 पॉइंट का, फिर डायरेक्टली हम क्लोरोप्लास्ट लिखाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। इसमें कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हो। सर हाँ बोलो दीक्षा। सर मैकेनिज्म सर फिर से बताइए ना सर, वो मेरा नेटवर्क इश्यू था इसीलिए फोन ऑफ हो गया था सर। ओह, चलो ठीक है। देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, ठीक है, जो समझ गए हो वो नोट कर रख सकते सर हो। दिखवाने वक्त समझा दीजिएगा। हाँ ये भी चीज ठीक है, सही बोले। अच्छा दीक्षा एक काम करो, ठीक है ना, तो इसको पहले नोट कर लो। ठीक है, इसको नोट करो। हम अभी क्लोरोप्लास्ट हम डिटेल से पढ़ाएंगे, डिटेल से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ पे क्या होगा, वो हम बताएंगे। तो उस टाइम पे तुमको मैकेनिज्म हम एक बार रिवाइंड करा देंगे। ठीक है, आई मीन रिवाइंड बोलते हैं वहां पे, फिर से हम समझा देंगे। ठीक है,
इसको नोट करो, आई मीन फिगर बनाओ, ये लिखो, फिगर बनाओ, फिर प्लास्टिड्स टॉपिक देना, फिर हम प्लास्टिड्स से लिखेंगे, ठीक है। प्लास्टिड्स में ज्यादा कुछ है नहीं, और हाँ अभी हम बता दे रहे हैं ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट का हम नहीं लिखा रहे हैं, क्योंकि जितना हम समझाएं उतना काफी है, इसमें तुमको सब कुछ डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसलिए हम इसको लिखाने वाले हैं, ठीक है। चलो फिगर को अच्छे से नोट करना, एनसीईआरटी में भी है, उसका भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा तो एनसीईआरटी का हेल्प ले सकते हो। बोलो। सर ये बुक में लिखा है कैरोटेनॉइड, क्या होता है सर? अरे वो पिगमेंट्स वगैरह है, एसेसरी पिगमेंट है, इसके अलावा और पिगमेंट होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में कैरोटीनॉइड्स वगैरह भी प्रेजेंट होता है, एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स होगा, ज़ेंथोफिल होगा, है ना, तो कैरोटीन्स वगैरह होगा, है ना, है कि नहीं वो, ठीक है। तो वो हम लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे एसेसरी पिगमेंट, बट अगर वहां पे है तो उसको जरूर नोट कर लेना, इसलिए तो बोले एनसीईआरटी जरूर पढ़ना, ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ कुछ पॉइंट होता है जिसको हम लोग नोट्स के साथ ऐड कर सकते हैं, वो इसमें नहीं आता है, वो एक्चुअली दिया हुआ है क्योंकि इसके साथ ही वो काम करता है, मतलब इसका काम है सनलाइट को ट्रैप करना, मतलब उसकी एनर्जी को ट्रैप करना, फिर आगे सेलेक्ट कराने का काम एसेसरी पिगमेंट का होता है, इसलिए वो वहां पे दिया हुआ है। अच्छा आप पूछ हाँ बोलो। सर ज़ेंथोफिल और फ्यूकोजेंथीन सर कौन सा पिगमेंट प्रोवाइड करता है? कलर, ये सब देखो, जैसे लाइट ऑरेंज हो गया, रेड ऑरेंज हो गया, इस तरह से ग्रीन ऑरेंज, ग्रीनिश ऑरेंज हो गया, ये सब प्रोवाइड करता है वो। सर लेकिन ये तो ब्राउन एल्गी है ना सर, मतलब ब्राउन एल्गी में प्रोवाइड करता है ना? नहीं, अच्छा एक बात बताओ कि लिखवाए। जरूरी है कि ब्राउन एल्गी में ही वैसा, अच्छा प्लांट में बहुत जगह ब्राउन कलर नहीं होता है क्या, बहुत सारा प्लांट है जो ऑर्नामेंट्स प्लांट है, जो हम लोग सजावट के लिए यूज करते हैं, उसमें देखना बहुत सारा होगा जो नेचुरल प्लांट है। एक प्लांट का हम नाम भूल रहे हैं, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट लीफ होता है, ठीक है, करोटन या कुछ बोलते हैं हम लोग, मतलब बोलचाल की भाषा में करोटन, उसका जो होता है वो मतलब उसमें बहुत सारा कलर है, लाइट ग्रीन, लाइट येलो, एक ही लीफ में इतना दिख जाएगा, ठीक है, साइड में ब्राउनिश दिखेगा, सब में पिगमेंट है उस तरह का। अब पिगमेंट को अगर पिगमेंट का एक्सपेरिमेंट करना है तो क्रोमेटोग्राफी तुम लोग सर्च कर सकते हो, क्रोमेटोग्राफी में पता चल जाएगा आखिर कैसे मतलब पिगमेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो वहां पे कलर वगैरह सब दिखेगा, कलर से ही हम लोग पिगमेंट देख सकते हैं, क्योंकि एकदम ग्रीनिश बोलते हैं, सिर्फ ग्रीन है तो क्लोरोफिल है, नहीं तो पिगमेंट के बारे में पता नहीं चलेगा, पिगमेंट तो बहुत तरह का होगा, मगर कलर सब प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए ये चीज। सर 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 हाँ बोलो बोलो। सर आप बोल रहे थे ना सर लास्ट में कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन सर साथ में भी होता है, हाँ तो सर कब होता है सर साथ में? देखो, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है ना, तो जब यस सर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगा तो वही मैकेनिज्म है, ये लाइट रिएक्शन है, मतलब यहाँ पे H2O का ब्रेक होगा,
जो कि लाइट के प्रेजेंस में ये काम करेगा। लेकिन जब स्ट्रोमा है, मतलब मैट्रिक्स रीजन में, CO2 वहां पे अल्टीमेटली रिड्यूस करता है। तो प्लांट का जो ग्रैनल रीजन में जो रिएक्शन हो रहा है, तो वहां पे कुछ प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को, NADPH, ATP सब मिलता है ना, ATP वगैरह NADPH मिलता है। तो वो सब ना CO2 को अल्टीमेटली, मतलब CO2 है, इस पे लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट काम कर जाता है, NADPH2 एंड ATP, इसका काम कर जाता है, काम कर जाएगा। तो ये अल्टीमेटली CO2 हम काट दें, CO2 जो है ये क्या बना देगा, ग्लूकोज बनाएगा। अच्छा, 10th का फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म एक बार देख लेना, उसमें सब कुछ हम लिखाए अच्छे से, अब बोले भी थे उस टाइम, तो वहां पे तुम देखना समझ में आ जाएगा। यही चीज यहाँ पे वहां पे फिगर बना है, ठीक है। यस सर। तो ये एक साथ होता है, एक साथ ये होता है, ठीक है। या फिर ठीक है दीक्षा, जो भी है, और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो फिर से हम समझा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम, तुम लोग बस बताओ कि हाँ सर प्रॉब्लम है, नहीं समझे, बोलो। सबको समझ रहे हो ना, क्लियर है ना ये मतलब ये चीज, ये टॉपिक। थैलाकॉइड का सर क्या काम होता है? थैलाकॉइड जो होता है वो क्लोरोफिल कंटेन करता है। अच्छा अच्छा। हम्म, प्लास्टिड्स, ई हैकल, ई हैकल, ई हैकल in 1866, it is semi autonomous organelles having DNA and double membrane envelope which store or synthesizing various type of organic compound. प्लास्टिड्स डायरेक्टली लिख देते हैं ओनली इन प्लांट सेल, ये रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, हम पहले बता चुके हैं, सब में प्लास्टिड्स नहीं होता है। और अगर जो हम प्रोटिस्टा वगैरह में देखते हैं उसमें क्रोमेटोफोर प्रेजेंट है, ठीक है। प्लास्टिड्स
plastids develop from colorless precursor of precursor called proplastids. Proplastids have ability. Proplastids have the ability to divide and differentiate into various types of plastids. Depending on their color, plastids are of 3 types. फर्स्ट में है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट एंड तीसरा है क्लोरोप्लास्ट. सर प्रीकसर मतलब क्या होता है? हाँ, प्रिकर्सर का मतलब होता है जिससे ये ओरिजिन हुआ, मतलब जन्मदाता एक तरह से, ठीक है, उसको प्रिकर्सर बोला जाता है. ठीक है, तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में हम बता ही दिए हैं. ल्यूकोप्लास्ट जो प्रेजेंट होता है ये कहाँ होता है? नियर द न्यूक्लियस, कलरलेस पार्टिकल के पास ये ल्यूकोप्लास्ट होता है, और ये लैमिला, मतलब लैमिला में प्रेजेंट होता है. ठीक है, चलो लिखवा देते हैं. ल्यूको एंड क्रोमो भी लिखवा ही देते हैं. 3-4 पॉइंट कुछ है जो इम्पोर्टेंट है, उसको लिखवा ही देते हैं, वैसे याद नहीं रहेगा. इसको नोट कर लिए सब? हाँ सर. यस सर. चलो ठीक है. अब इसका एक लाइन है, इसको लिख लेते हैं. ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, बस बाकी बात इसका लिखवा ही दिए. ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, इट इज colorless plastids and generally occurs in near the nucleus in non-green cell and possesses internal lamella.
ये चीज है इंटरनल लैमिला, ये चीज है इसका। और इसका स्टोरेज वगैरह सब लिखा दिए, उसको वहां पे नोट कर लेना, जगह बना के लिख लेना। उसके बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट formed either from leucoplast or chloroplast. Lamella degenerate partially or completely during chromoplast formation. लैमिला याद है ना, कहाँ कहाँ है, तो ल्यूकोप्लास्ट का, इसलिए हम इसको लिखवा दिए, ठीक है। ये चीज है। सर प्रोसेसेस के बाद क्या लिखे हैं? क्या प्रोसेसेस कहाँ लिख दिए हम? अरे सर ये ऊपर डीचर इंटरनल लैमिला है, डीजेनरेट। इसका क्रोमोप्लास्ट का 3 फंक्शन है, वो हम डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। पहला फंक्शन प्रोवाइड कलर टू मेनी फ्लावर फॉर attracting insect attracting pollinating insect, ठीक है। दूसरा है प्रोवाइड ब्राइट रेड और ऑरेंज color to fruit for dispersal, fruit for attracting animal for dispersal। तीसरा है they are also site of synthesis of membrane protein। ये चलो इसको नोट कर दो।
हो गया? हाँ सर हो गया। सर 2 मिनट सर प्लीज। ठीक, जल्दी जल्दी थोड़ा करो, क्लोरोप्लास्ट भी लिखना है अभी। सर हो गया। They are green pigment which possess photosynthetic pigment called chlorophyll. Chlorophyll. And carotenoids. Carotenoids and take part in synthesis of food. Take part in synthesis of food from inorganic molecule in the presence of radiant energy. रेडिएंट एनर्जी को ही हम लोग यहाँ सोलर एनर्जी बोलते हैं, सोलर एनर्जी, तो कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। फर्स्ट में है क्लोरोप्लास्ट इनवेलप, दूसरा है मैट्रिक्स एंड तीसरा है थाइलाकॉइड। पहला जो है वो है क्लोरोप्लास्ट इनवेलप, ठीक है। Chloroplast covered by two smooth membrane which are permeable to substances। सेकंड है
मैट्रिक्स, चलो कोई बात नहीं, इसको करो फिर मैट्रिक्स लिखाएंगे। It has tri-laminar lipoprotein structure. Inner membrane has more protein as well as carrier protein. चलिए इसको नोट करो। सर इनर मेम्ब्रेन हैज क्या लिखा है सर? बोलो। Inner membrane has more protein as well as carrier protein. सर क्लास हो कब गया से सबका? चलेगी सर? बस 5-10 मिनट और, ठीक है, ठीक है सर। इसको खत्म ही करते हैं। मैट्रिक्स और थालाक्वाइड बचा है, ठीक है। मैट्रिक्स और स्ट्रोमा, टू द पॉइंट को लिखते हैं। इट इज अ ground substances of a chloroplast it is semi fluid colloidal complex that is made up of 50% soluble protein. It contains DNA, RNA, ribosomes, blastoglobuli, and enzyme. अब ये डीएनए है तो ये नेकेड एंड सर्कुलर साथ में जोड़ देना, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए नेकेड एंड सर्कुलर। नेकेड मतलब हिस्टोन प्रोटीन से बाइंड वो नहीं रहता है।
DNA makes the chloroplast autonomous because it is replicate itself. Replicate itself and transcribe to RNA and it is take part in first take part in first synthesis of photosynthetic pigment, दूसरा photolysis of water, photolysis of water, तीसरा phosphorylation, चौथा dark assimilation of CO2, अब पांचवा synthesis of lipid degradation of starch, लिपिड को छोड़ो, सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। और ये छठा जो है हम इधर लिख दे रहे हैं, ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड भी लिख सकते हो, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। मतलब ये लिपिड का फंक्शन है, 6 पॉइंट है, ये क्या क्या करता है। एक और चीज लिख सकते हो यहाँ पे, इट इज टेक पार्ट इन many activity because it contain important enzyme। ये पॉइंट के बाद ये वाला लिखना, ठीक है। उसके बाद फिर एक लास्ट वाला जो था सिंथेसिस और सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ये होगा मैट्रिक्स थैलाक्वाइड। हो गया? हाँ सर, हो गया सर। ओके ना?
ठीक है, चलो आज हम लोग इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में थैलाकोइड बचा है, तो उसके बारे में थोड़ा लिखना है, ठीक है। थैंक यू सर। यहाँ तक अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, ये अगर कुछ इसमें नहीं समझ में आए। सिंथेसिस ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल वगैरह हो गया। फर्टिलाइजर्स ऑफ वाटर, वाटर का जब ब्रेकडाउन होता है उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजर्स ऑफ वाटर बोलते हैं। फॉस्फोरिलेशन का आने का मतलब हो गया क्या, तो फॉस्फोरिलेशन का आने का मतलब हो जाता है कि फॉस्फोरिलेशन करने का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, डार्क एसिमिलेशन ऑफ CO2, मतलब डार्क रिएक्शन में जो कंपाउंड काम करता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से कि डार्क में कंपाउंड एक काम करता है, जैसे बोल सकते हैं कि ATP एंड NADPH2 जो है वो CO2 के एसिमिलेशन में काम करता है, तो वो लिखा सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन, मतलब सिंथेसाइजिंग भी करता है और डिग्रेडेट मतलब उसको यूज भी कर लेता है या उसको डिस्ट्रॉय भी करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टार्च एंड सिंथेसिस ऑफ लिपिड, मतलब ये लिपिड के फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। एक थैलाकोइड बचा है, ठीक है ना, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग का अब नेक्स्ट क्लास 2-3 चीज छोटे छोटे चीज है, फ्लैजला वगैरह है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।